हम सबके अपने कुछ इसमें फायदे हैं, हमारी कुछ इससे कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं। हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है, हमारा परिवार जुड़ा हुआ है और देश भी जुड़ा हुआ है। तो पिछले जब से सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ तब के बाद जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो दी गई मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। उसको सेंट्रल सरकार ने जिम्मेवारी दी, आपने पूरे भारत में इस मिशन को, इस प्रोग्राम को पूरे भारत में इंप्लीमेंट करवाना है और इसको कामयाब बनाना है। इसके लिए उन्होंने सारी भारत सरकारों में, राज्य सरकारों को ये निर्देश दिए कि आप अपने राज्यों में एक सर्व शिक्षा अभियान इंप्लीमेंटेशन सोसाइटी बनाएंगे, जिसको त्रिपुरा में नाम है त्रिपुरा राज्य मिशन। तो उनकी बात मानते हुए पूरे राज्यों ने अपने यहाँ एक सोसाइटी बनाई। सोसाइटी का काम क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लेना और राज्य सरकारों को देना। फंड भी, उसका भी रेशियो बना हुआ था। जो भारत के सारे राज्य हैं उनको रेशियो था 65 और 35 का, मतलब 65% जो हिस्सा होगा वो केंद्र सरकार देगा, जो 35% हिस्सा होगा वो राज्य सरकार देगी। और हमारे नॉर्थ ईस्ट में इनको भाइयों को खास कर किया गया और वहां प्रोविजन रखा गया कि जो 90% शेयर है जो सर्व शिक्षा अभियान में लगेगा उसका 90% शेयर केंद्र सरकार देगा और 10% राज्य सरकार देगी। ये उन्होंने क्यों किया ऐसा? उन्होंने इसलिए किया कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्रीज की कमी है, रोजगार की कमी है, उसको दूर करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया। तो मैं कहता हूं बहुत अच्छा निर्णय था। और सिमिलर निर्णय जब उन्होंने 2009 में उन्होंने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया, जिसको हम कई बार SSA 2 भी कहते हैं, उसमें भी इन्होंने सेम रखा, राज्यों को दिया 25% का शेयर कि राज्य सिर्फ 25% खर्च करेंगे इसमें और 75% सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने इस शेयर को फिर भी वही रखा, 90% जो खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% जो 10% खर्चा है वो राज्य सरकार देगी। इसको करने के पीछे जो मकसद था, पहली से 8वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल में लेके आना। वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे और राज्य सरकार असमर्थ है नए स्कूल खोलने में और नए टीचर अपॉइंट करने में। सेम आरंभ से में भी ये बात की गई कि जो PTR है 1:35 किया जाएगा और राज्य सरकारों को मदद की जाएगी कि वो नए स्कूल खोलें, नए टीचर अपॉइंट करें। और जो रमसा और ऐसी सोसाइटी है वहां के ऑफिस को चलाने के लिए, क्योंकि काम बहुत बढ़ गया है, उसमें ऑफिस स्टाफ की, BRP की, लैब अटेंडेंट की, इन सब की भर्ती की जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की शर्तें क्या थी उसमें, क्योंकि ये शर्तें डिसाइड करती है हम आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे। शर्तें ये कहती है सर्व शिक्षा अभियान में कि राज्य सरकार जो भी टीचर अपॉइंट करेगी वो अपने राज्य के जो शिक्षा विभाग है उसके अंदर अपॉइंट करेगी, और लेकिन वो टीचर रेगुलर अपॉइंट करेगी। उसका सारा खर्चा केंद्र सरकार देगी 90 और 10 के रेशियो में। अब 100 रुपए में 90 रुपए खर्च करेगी केंद्र सरकार और 10 रुपए खर्च करेगी राज्य सरकार। यही काम रमसा में लागू किया गया। जो रमसा के टीचर्स हैं जो 9वीं 10वीं पढ़ाएंगे उनकी पोस्टें राज्य सरकारों को दी गई, जैसे SSA में दी गई थी। शर्त यह लगाई MHRD ने कि जो राज्य सरकारें होंगी इन टीचर्स को अपनी SSA सोसाइटी में नहीं, राज्य के शिक्षा विभाग में अपॉइंट करेगी और रमसा के टीचरों को राज्य सरकार शिक्षा विभाग में अपॉइंट करेगी। और उनकी सैलरी, उनकी अलॉयंसेस, उनकी सर्विस कंडीशन वो ही होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग रेगुलर टीचर्स के होते हैं। ये वर्ड देना कि ये SSA का टीचर है, ये रमसा का टीचर है, ये अपने आप में एक गलत फिनोमिना है। टीचर सिर्फ टीचर होता है, उसको टैग लगाना कि तुम SSA के हो, तुम रमसा के हो, ये पूरी गलत प्रथा है। क्योंकि एक फंडिंग एजेंसी कभी भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं बन सकती। हम सबके स्कूलों में अपने फंड होते हैं, बिल्डिंग फंड, स्कूल फंड। क्या हम उसके अंदर कोई टीचर रखते हैं? क्या उसके अंदर कोई एम्प्लॉय हायर करते हैं? हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि SSA और रमसा सिर्फ एक बजट का हेड है। और 2014 में मिनिस्ट्री के आदेश के मुताबिक राज्य सरकारों की ट्रेजरी में अब ये बजट उन्होंने क्रिएट कर दिया गया है कि SSA खंड के हेड के अंदर पैसे आएंगे, ये रमसा के हेड के अंदर पैसे आएंगे, लेकिन पैसे ट्रेजरी में जाएंगे, वहां की रमसा और SSA सोसाइटी में नहीं जाएंगे। क्या कहने का मकसद क्या था उनका? ये क्यों हुआ ऐसा? और 1 जनवरी 2014 में SSA ने पूरे राज्य की सरकारों को लेटर इशू क्यों किया कि कोई भी सेपरेट SSA कैडर परमिसिबल नहीं है।
कोई भी राज्य एसएसए नाम देकर टीचर रख नहीं सकता। जो टीचर हैं शिक्षा विभाग रखेगा और इसको राइट टू एजुकेशन एक्ट का समर्थन प्राप्त है। कई राज्य ये बोलते हैं जिन्होंने इन टीचर्स को रमसा और एसएस सोसाइटी में अपॉइंट कर दिया, वो कहते हैं कि केंद्र ने हमें डायरेक्शन अब दी है, 1 जनवरी 2014 को कहा है कि एसएसएल से अपॉइंट नहीं करना, इनको शिक्षा विभाग में अपॉइंट करो। इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वही होनी चाहिए जो आपके स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के रेगुलर टीचर की है। तो कुछ स्टेट जो हैं उदाहरण देते हैं, नहीं राज्य की केंद्र सरकार ने हमें पहले नहीं कहा, जो एसएससी 2002 में शुरू किया तब क्यों नहीं कहा? उसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। उन ब्यूरोक्रेट्स को हम ये बात कहते हैं, आप एसएससी का मैनुअल पढ़ो, उसके 100 पेज है, हमने 100 बार पढ़ा है, आप एक बार पढ़ के दिखाओ। उसमें साफ लिखा हुआ है स्टेट्स को हम टीचर्स की सैलरी देंगे, स्टेट्स को हम टीचर्स की ट्रेनिंग की तनख्वाह सैलरी हो बजट देंगे, स्टेट्स को हम और अलग कामों के लिए पैसे देंगे, लेकिन उन टीचर्स की सैलरी, अलाउंसेस और सर्विस कंडीशन उस राज्य के शिक्षा के रेगुलर टीचर के बराबर होनी चाहिए। तो ये कंडीशन उस पर लगा रखी है, तो राज्यों ने गलती क्यों की? चलो गलती कर ली, मान लिया। अगर आप गलती कर ली है तो उसको मानो, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन राज्य सरकारें कुछ ये कहती है, मैंने कुछ राज्यों में विजिट किया था, राज्य सरकारें डरती है, उन्हें लगता है अगर हमने इनको अब रेगुलर किया तो केंद्र पैसा नहीं देगा। अब ये बात कितनी गलत है। एक केंद्र सरकार जो कह रही है आप रख नहीं सकते, इनको टीचरों को आप एजुकेशन डिपार्टमेंट करो, क्या वो सरकार मना करेगी पैसे देने से? एसएसए 75% 65% ग्रांट देने मना करेगी? रमसम 90% ग्रांट देने मना करेगी? नहीं करेगी। उसका एग्जाम्पल 2013 से लेकर 2015 तक हम एचआरडी मिनिस्टर श्रीमती ईरानी से और एचआरडी मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री कुशवाहा से, सेक्रेटरी एमएचआरडी से, इकोनॉमिक एडवाइजर से हम मिलकर आए हैं। उनको ये बात रखी, उनको ये कहा गया कि जो स्टेट है वो ये सोचते हैं कि अगर हमने इनको रेगुलर कर दिया तो आप बजट देना बंद कर दोगे। वो क्या कहते हैं आप ध्यान सुनिएगा। उन्होंने कहा हमने तो कभी कहा ही नहीं इनको कि इनको कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट करो, हमने तो कभी कहा ही नहीं कि आप राज्य मिशन में अपॉइंट करो, हमने तो ये कहा है आप इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट अपॉइंट करो और इनकी सैलरी, सर्विस कंडीशन और अलाउंसेस वही होने चाहिए जो उस राज्य के रेगुलर टीचर के बराबर होते हैं। अब यहां तो बात क्लियर हो जाती है। अब कुछ राज्यों ने, ऐसे राज्य हैं जिन्होंने समय होने पर यह बात समझी, सिक्किम, उत्तराखंड, उड़ीसा, उन लोगों ने बाद में यह कदम उठाया। पहले उन्होंने भी गलती की लेकिन मानी। उन लोगों ने फटाफट एक नोटिफिकेशन जारी किया और अपने सारे टीचर्स को और एम्प्लॉइज को भी उन्होंने शिक्षा विभाग में सम्मिलित कर लिया, उनको रेगुलर डिक्लेयर कर दिया। सिक्किम ने 2009 में किया, उड़ीसा ने 2008 में किया। जब उन्होंने कर दिया तो त्रिपुरा में भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी बात है। कॉमरेड साथियों, अगर आप राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ोगे, आप सर्व शिक्षा के नियम पढ़ोगे तो आपको कोई भी दुविधा, कोई भी डाउट नहीं होगा जो आज मुझे नहीं है। क्यों नहीं है? कई लोग सोचते हैं एसएसए बंद हो जाएगा, ये भी होता है। आप राज्य सरकार जाते हो, उनको बोलते हो हमें रेगुलर करो, वो कहते हैं नहीं जी, अगर एसएसए बंद हो गया आपकी तनख्वाह कहां से देंगे? इसमें भी जवाब है। अगर आप ध्यान से राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ोगे तो एक्ट में जो चीजें लिखी गई है वही चीजें एसएसए की है। और पार्लियामेंट में हमारे पिछले जो एचआरडी मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे शशि थरूर, उन्होंने पार्लियामेंट में जवाब दिया है। ध्यान सुनना, आपने क्या कहा? उन्होंने कहा जो सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जो पोस्टें हमने अपॉइंट की है, ये सारी पोस्टें एज पर आरटी के नॉर्म्स हैं। और आरटी क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो इस एक्ट के अंदर नियम बना दिए गए हैं वो कानूनी रूप से बाध्य है राज्य सरकारों पर। राज्य सरकार अपनी मर्जी से उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती। और 2010-11 में जब आर्टिकल बन गया, ऐसे चल रहा था, तो एमएचआरडी ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग के बाद चर्चाएं हुई, राज्य सरकारों भी इसमें मौजूद थी। उस चर्चा में कहा गया अब से हम एसएसए को आरटी से जोड़ रहे हैं। जो राज्य की समस्या है एसएसए बंद हो जाएगा, उसका क्या? उन्होंने कहा लो हमने जोड़ दिया, एसएसए आरटी को हमने जोड़ दिया। अब जो एसएसए की शर्तें थी, एसएसए के नियम थे, वो आरटी के नियम बन गए। वो नियम है पार्लियामेंट के कानून के, भारत संविधान के, इसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। जो लिख दिया वो बाध्य होगा। जिन्होंने गलती की है वो गलती ठीक करेंगे। और
ये चीजों का हम मद्देनजर रखकर हम बात करते हैं कि एसएस से रमसा के टीचर्स रेगुलर क्यों नहीं हो सकते। मैं कहता हूं बिल्कुल हो सकते हैं, सिर्फ एक कार्रवाई की देर है, एक शुरुआत की देर है। वो शुरुआत चंडीगढ़ में हमने 3 साल पहले शुरू की थी रूल के साथ, जिसका परिणाम हमें 6 महीने पहले नजर आया। क्योंकि चंडीगढ़ एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसमें सरकार नहीं होती, तो हमारे सारे फैसले केंद्र सरकार लेता है। लेकिन वो राज्य जहां सरकार होती है, वो केंद्र शासित प्रदेश जहां सरकार होती है, जैसे दिल्ली, उसके फैसले वहां की राज्य सरकार लेगी। हाँ, अगर राज्य सरकारों को कोई डाउट है, कोई दुविधा है, तो एमएचआरडी को लिखें। यही एमएचआरडी ने हमें कहा था कि आप राज्य सरकारों को कहो कि हमें लिखें, जो आपकी दुविधा है, एसएसए बंद हो जाएगा, रमसा बंद हो जाएगा, अगर रेगुलर कर दिए तो फंड कहां से आएगा, कहता हमें लिखिए, हम उनको बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप बेफिक्र होकर रेगुलर कीजिए, अपनी शिक्षा विभाग में सम्मिलित कीजिए, हम आपको पूरी सैलरी उसकी देंगे। तो इनको देखने के बाद किसी गुंजाइश नहीं रहती। यही हमने कल तपंदा शिक्षा मंत्री को यह बात कही थी, उन्होंने आखिर में यह बात मानी, एसपीडी को कहा प्रपोजल बनाओ और दिल्ली भेजो। वहां हमने रमसा के जो ऑफिस स्टाफ हैं, एसएससी का ऑफिस स्टाफ है, उनकी बात भी रखी। लैब अटेंडेंट का इशू भी आया, ऑफिस स्टाफ का इशू भी आया। तो हमने महाराज सरकार को कहा, हमने कहा यह इशू बहुत चिंतित वर्ष का इशू है। हमने मिनिस्ट्री में भी इस बारे में बात की थी। अब उनका कहना क्या है मिनिस्ट्री का? मिनिस्ट्री कहती है कि एसएससी या रमसा के अंदर ऑफिस स्टाफ जो अपॉइंट होता है, हमने तो कहा था उनको पिछली पैर की मिनट्स में, जो 2014 में एमएचआरडी को जहां बजट आता है, हमने कहा था आपको हमने पोस्टें दी हुई है, आपकी कई पोस्टें खाली है, अब हर बार क्या होता है बजट देने आए थे पोस्टें भरते नहीं है। उन्होंने कहा अगर अगले साल आप दोबारा से ऐसे आए, हम आपकी खाली पोस्टें बजट नहीं देंगे, और जो आपकी पुरानी पोस्टें हमने सैंक्शन की है लैब की, अगर इसमें आपने पोस्टों को वैलिडेट नहीं किया, मतलब शिक्षा विभाग में अपॉइंट नहीं किया, तो हम इसका बेड बंद कर देंगे। ये उन्होंने कहा इस बात को, लेकिन राज्य सरकारों ने इस बात को तब भी नहीं समझा, उन्होंने लाइटली ले गए इस बात को और एमएचआरडी का मौका मिल गया। लेकिन अभी भी देर नहीं है। अगर शिक्षा विभाग किसी भारत के उन 8-10 राज्यों का जहां उन्होंने गलती की है, अगर वो एक प्रपोजल बनाए और उसको बुला के एमएचआरडी को भेजें, 2014-15 में ये फैसला हुआ था, लेकिन किसी कारणवश हम उसको नहीं मान पाए, लेकिन अब हम बना रहे हैं, प्रपोजल भेज रहे हैं, आप उसको सैंक्शन दो, हम इन पोस्टों को शिक्षा विभाग में अपॉइंट करेंगे और रेगुलर बेसिस पे करेंगे। तो इन बातों के साथ मेरे हिसाब से मेरे पास ज्यादा कुछ कहने को नहीं है, जो मैंने कहना था अपना बात कह चुका हूं। लेकिन जो आखिरी चीज है जिसको लेके आपने यहां से घर जाना है, वो चीज जैसे हमारे अजय सर ने आपको बताई, प्रपोजल के पीछे लगना है आपको। प्रपोजल बनने को कह दिया है, लेकिन सरकारी तंत्र में हर चीज के पीछे लगना पड़ता है। जब आप पीछे लगोगे, उसको जोड़ दोगे, वो प्रपोजल जाएगा। जब प्रपोजल जाएगा तभी तो आएगा। तो हमने उसको भेजना है। इसके लिए मैं राजेंद्र जी से, राजकुमार जी से विनती करता हूं कि कुछ ऐसी प्लानिंग बनाइए जो आगे तक चले, जब तक प्रपोजल दिल्ली ना पहुंच जाए। हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में अपने 1-2 कार्यक्रम शुरू करो, कोई इवेंट चलाओ, कोई मास मोबिलाइजेशन करो, कोई कैंपेन चलाओ। आप 5000 लोग हैं, आप 5000 खत शिक्षा मंत्री को सेक्रेटरी में भेज सकते हो। जब 5000 खत वहां पहुंचने शुरू होंगे, कुछ तो प्रभाव होगा। हमारे चंडीगढ़ में हमने सिर्फ 700 खत भेजे, उसका प्रभाव आपके सामने है। हमारा प्रपोजल चला गया। आप तो 5000 हो, हमसे 10 गुना ज्यादा हो, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये प्रपोजल अपने कैंपेन के द्वारा, अपनी मीटिंग्स के द्वारा, जोन लेवल पर अपने एमएलए से मिलो, अपने डीओ के पास जाओ, सबको लेटर दो, यहां भी दो, सीएम को भी दो, और उनसे यह प्रपोजल केंद्र सरकार में भिजवाओ, ताकि आप लोगों की जो समस्या है पिछले 10 सालों चली आ रही है एसएससी वालों की और 6 साल से रमसा वालों की, वो समस्या एक बार में समाप्त हो जाए। हर काम को करने के लिए प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। गणतंत्र जो आंदोलन है वो भी जरूरी है, लेकिन कागज बहुत जरूरी है। ये कागज आपके आंदोलन को आगे भेजते हैं और इससे वापस वो आता है। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू मिस्टर अरुण राणा। এখন আজকের এই অনুষ্ঠানের সভাপতি
কমরেড রাজেন্দ্র দেববর্মাকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি, সেই সঙ্গে আজকের এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করছি।